हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से हो रही होगी। हम लोग देखेंगे सीटेट 2024 यानी दिसंबर 2024 का पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है, एसएसटी ये पीवाईक्यू सीरीज है, टेस्ट 1 है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यानी 31 जिस प्रकार से एग्जाम में आता है उसी प्रकार है, बैठाए है नंबर बैठाए हैं। ठीक है, 31 जैसे 31 से शुरू होता है ना एग्जाम में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कदमा कदम्बा मयूरासन। ठीक है, क्या है कदम्बा मयूरासन। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम मयूरशर्मन ने स्थापित किया था। कदम मयूरशर्मन ने यानी कदमा क्या है, कदम्बा मयूरशर्मन। ठीक है, तो कौन से राज्य में स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राजस्थान, गुजरात। तो किस राज्य में स्थापित किया गया था। तो ये ऑप्शन हो जाए इसका आंसर सेकंड वाला, कर्नाटक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 32 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट प्लैनेट्स। तो दे आर lit by the light of the stars. B में कि they are made of by made of only rocks. C में कि all planets have their moons. ऑप्शन में कि फर्स्ट है ऑल A, B and C, सेकंड में ओनली A, थर्ड में ओनली A and B, फोर्थ में ओनली B and C. तो ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं। तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, या फिर वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, या फिर सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। तो कौन सा विकल्प होगा 32 नंबर का। तो ओनली ए वाला ऑप्शन सही होगा ना। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ना, ग्रहों के बारे में जो दिया गया है इसमें वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे 33 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ इज। तो फर्स्ट में क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स, सेकंड में कि इंसोलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन, थर्ड में कि सीजन्स, फोर्थ में कि एस्फाल्ट ऑफ रोड्स। तो पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वो महत्वपूर्ण कारक है। फर्स्ट में भीड़ वाले ऊंचे भवन, सेकंड में आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण, और थर्ड में कि ऋतुएं, और फोर्थ में कि असफाल्ट से बनी सड़कें। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड 32 नंबर का इज 33 नंबर का। तो 33 नंबर का ऑप्शन 2 वाला सही है। तो पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है तो वो आतपन अथवा सूर्य से आने वाले विकिरण से प्रभावित करता है, और वो महत्वपूर्ण कारक है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे 34 नंबर का क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन नॉन ब्राह्मण मूवमेंट एंड चूज द वैलिड ऑप्शन। एक है कि द मूवमेंट केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट had acquired access to education. B में कि the movement argued that the Aryans were the indigenous people. C में कि the movement came from a non-Brahman caste with wealth and influence. Option फर्स्ट में कि ओनली बी इज वैलिड, टू में कि ओनली ए एंड सी आर वैलिड, थर्ड में कि ओनली बी एंड सी आर वैलिड, फोर्थ में ओनली सी इज वैलिड। तो गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन बेटा। जो गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वेद विकल्प चुनिए। ठीक है, तो फर्स्ट में कि ए में ये आंदोलन और गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी, और बी में कि आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे, और सी में है कि आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। तो विकल्प में दिया गया है कि केवल बी वैध है, सेकंड में ए सी वैध है, और केवल बी और सी वैध हैं, और फोर्थ में कि चौथा वाला में केवल सी वैध है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा 34 नंबर का। तो 34 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो गया।
यानी जो गैर ब्राह्मण आंदोलन है ना, वो निम्नलिखित कथन पर, इस विचार पर दिया गया है कि यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया है और इन्होंने क्या किया, जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी, और यह आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया है जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। ठीक है, तो इस प्रकार से ए और सी सही है। ए और सी क्या है, वैध है ना। अब 35 नंबर का कि हु अमंग द फॉलोइंग वर्कड विथ लेदर वर्कर्स इन सेंट्रल इंडिया एंड आल्सो स्टार्टेड सतनामी मूवमेंट। तो फर्स्ट में कि यू बी फडके, सेकंड में कि ज्योतिराव फूले, थर्ड में कि घासीदास और फोर्थ में हरिदास ठाकुर। इसमें आर होता, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की? तो यूबी फडके, ज्योतिराव फूले, घासीदास या फिर हरिदास ठाकुर। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो है ना, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो ये मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया, तो ये कहाँ किया था, मध्य भारत में। फिर चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया था। फिर सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, घासीदास। ठीक है, 35 का थर्ड ऑप्शन। अब हम लोग देखेंगे 36 नंबर का, व्हाट टाइप ऑफ विंड्स आर लैंड एंड सी ब्रिज। तो इसमें कि फर्स्ट में परमानेंट विंड्स, सेकंड में साइक्लोन्स, थर्ड में कि लोकल विंड्स और फोर्थ में सीजनल विंड्स। तो किस प्रकार की पवनें स्थल एवं समुद्री समीर होती है? तो फर्स्ट में कि अस्थायी पवनें, चक्रवात, या स्थानीय पवनें, या फिर मौसमी पवनें। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन होगा? तो इसमें भी थर्ड वाला ऑप्शन होगा। तो स्थानीय पवनें क्या है, ये स्थल एवं समुद्री समीर होती है। तो स्थानीय पवनें क्या हो गया, स्थल और समुद्री समीर हो गया। ठीक है, लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें। 36 नंबर का थर्ड वाला ऑप्शन सही। अब देखेंगे 37 नंबर का, इसमें कहा गया है, while teaching in a social science class, a student asks you how can we measure the distance. तो इसमें between longitudes on equator, what answer will be correct for such calculation? फर्स्ट में है कि dividing the double length of equator with 90 degree, सेकंड में है कि dividing the total length of equator with 180, और थर्ड में है कि dividing the total length of equator with 360, और फोर्थ में है कि dividing the half length of equator with 360। तो इसमें कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है कि विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं, और इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? तो विषुवत रेखा है, जो विषुवत रेखा होता है, उस पर जानने के लिए क्या फ्रेंड, ये जो है ना, ये बीच क्या कहते हैं, विषुवत रेखा होता है ना, इस पर देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? तो इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? तो ये वाला रेखा के बारे में हमको जानना है, दूरी का मापन जानना है, तो किस मापन से हम लोग जानेंगे, कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा, 37 नंबर का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। ठीक है, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 डिग्री से विभाजित करना है। तो ये जो पूरा हो गया ना, ये पूरे 360 डिग्री का हो गया, तो इससे क्या करना है, विभाजित करना है। ठीक है, तो 37 नंबर का आंसर क्या हो गया था, थर्ड वाला। विषुवत रेखा की लंबाई को 360 डिग्री से क्या करना है, विभाजित करना है, 360 से विभाजित करना है। अब हम लोग देखेंगे 38 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रॉक साइकिल। फर्स्ट में कि इग्नेशियस रॉक, मैग्मा, मेटामॉर्फिक रॉक, और सेकंड में कि सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, या फिर मैग्मा। थर्ड में कि इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, फोर्थ में कि मैग्मा, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। और हिंदी में दिया गया कि निम्नलिखित में से सेल चक्र का सही क्रम क्या है? इसमें फर्स्ट में आग्नेय सेल, मैग्मा, कांतिज सेल, सेकंड में कि अवसादी सेल, कांतिज सेल, मैग्मा, थर्ड में कि आग्नेय सेल, कांतिज सेल और अवसादी सेल, फोर्थ में कि मैग्मा, कांतिज सेल और अवसादी सेल। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा 38 नंबर का?
तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 वाला सही होगा ना। 38 का आंसर क्या हो जाएगा 2। अवसादी सेल, कांतिज सेल और मैग्मा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे 39 का क्वेश्चन। तो मैच द फॉलोइंग एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ए में है कि पंच मार्क्ड कॉइन्स, नॉर्दर्न ब्लैक, पॉलिश्ड वेयर है, और सी में कि क्या है एम्फोरा, और डी में है कि एरेटाइन वेयर। तो इसमें मैच करने के लिए दिया है बी वाला स्टैम्प्ड ग्लेज्ड पॉटरी, सेकंड में कि ताल डबल हैंडल्ड जार्स, थर्ड में कि एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी, और फोर्थ में कि स्टैम्प्ड विथ सिंबल्स यूजिंग डाइज। फर्स्ट में कि ए का 4, बी का है 1, सी का है 3 और डी का 2। सेकंड में कि ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। थर्ड में कि ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। और फोर्थ में कि ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। और इसमें निम्नलिखित का सुमेल कीजिए, सही विकल्प यानी उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट में ए में और बी दिया गया, ए का और बी का। ठीक है, इसको मिलान करना है। आहत सिक्के, इसका दिया है मोहर लगे चमकदार बर्तन। बी में कि उत्तरी काले चमकीले पात्र, सेकंड में लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र। सी का दिया गया है कि एम्फोरा, और थर्ड में दिया गया कि मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन। और डी में दिया गया कि एरेटिन वेयर यानी डाई के प्रयोग से चिन्हों की मोहर लगे हुए। तो इस प्रकार से जो मैच करने के लिए दिया गया है, तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा ट्रिक लगाने से हो जाएगा आप लोगों का। 39 नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड वाला। क्या कहते हैं 39 का। तो इसमें देखिए इसका हो जाएगा आंसर थर्ड वाला। ठीक है, तो ये ए का है ना, ये ए का आहत सिक्के। तो आहत सिक्के से पता चलता है कि ये डाई के प्रयोग यानी जो है डाई के प्रयोग से चिन्हों की मोहर लगे होता है। जो आहत सिक्का होता है ना, तो इसमें तो देखिए जो आहत सिक्का होता है तो उसमें चिन्ह लगेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये सिक्का है। तो इसमें डाई के प्रयोग से चिन्हों की मोहर लगा हुआ है, तो मोहर भी लगा होता है। और जो उत्तरी काले चमकीले पात्र होता है, तो पात्र मतलब समझ में आ रहा है कि ये बर्तन ही होगा। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का थर्ड वाला यानी पात्र है, यानी मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन हो गया। सी का क्या है, एम्फोरा, यानी सी का क्या हो जाएगा, सी का एम्फोरा यानी लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र। ठीक, अब डी का दिया गया है कि एरेटिन वेयर। एरेटिन वेयर क्या है, तो ये मुहर लगे चमकदार बर्तन, मुहर लगे चमकदार बर्तन। डी का 1 हो गया। तो इस प्रकार से थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग देखेंगे 40 नंबर का क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड आर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए में है कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। आर में कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन में कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सेकंड में कि बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेनेंस ए। थर्ड में कि बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड आर द ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। और फोर्थ में कि ए इज द ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसमें कहा गया है कि कथनों ए तथा आर को ध्यान से पढ़ना है तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। ए में है कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना। इसमें नवीनीकरण हो जाएगा, ठीक है, की हो जाएगा, नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और आर में कि संसाधनों के उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना तो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो इसमें तो देखिए इसमें जो पूछ रहा है क्वेश्चन, इसका सही विकल्प क्या है। तो इसमें देखिए ये संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो ये भी सही है और ये वाला बात भी सही है। और ये जो है ना, ये अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन थर्ड सही होगा। बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। द डिस क्या dissatisfaction with British rule intensified in 1870s and 1880s. Second में कि the Arms Act was passed in 1878, this allowing Indians from possessing arms. Third में कि the Vernacular Press Act was passed in 1880 to support the government. Fourth में कि in 1883 there was a furor over the attempt by the government to introduce the एल्बर्ट बिल। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट में कि 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। और सेकंड में कि 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। थर्ड में कि सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। और फोर्थ में कि 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया जिसे लेकर क्या है काफ़ी हंगामा हुआ। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन गलत है उसको चुनना है। ठीक है, तो 41 नंबर का कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, यानी सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, ये वाला ऑप्शन गलत है। तो पूछा ही गलत है, ठीक है, यानी सही नहीं है, वही वाला पूछा है ना। The Vernacular Press Act was passed in 1880 to support the government. ठीक, अब 42 नंबर का देखेंगे। Consider the following statements about grasslands and choose the correct option. A का है कि climate plays an important role in the formation of grasslands. B में कि annual rainfall is moderate in prairies, यानी prairies, while vales could face drought in winter months. और C में कि The vegetation cover is sparse in Wales. D में कि Wales life in the northern hemisphere while parias in the क्या है in the southern hemisphere. ऑप्शन में कि all A, B, C and D are correct. सेकंड में only A, B and C are correct. थर्ड में कि B, C and D are correct. और फोर्थ में only A, C, D are correct. तो जो घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार करना है तथा सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट ए में कि घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और बी में कि प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है जबकि वेल्स में सर्दियों के महीनों में सूखा पड़ जाता है। और सी में कि वेल्स में वनस्पति आवरण विरल है। और डी में कि वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं जबकि प्रेरीज दक्षिण गोलार्ध में। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? 1 2 3 4 कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी सभी, या ए बी सी, या फिर ए बी सी डी, या फिर ए सी डी, कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? 42 नंबर का। तो इसमें देखिए, इसमें 42 का तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा ना। क्या है, घास के मैदान के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर बारिश होगी, जलवायु सही रहेगा तब ना घास उगेगा रे, तब ना घास उगेगा ना। फिर इसमें क्या है, प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है और जबकि वेल्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ जाता था, ये भी सही है। और जो सी में है कि वेल्स में वनस्पति आवरण क्या है, विरल है। ठीक है, सूखा है तो वहाँ पर विरल ही होगा ना। तो ये वाला ए बी सी तीन ऑप्शन सही है। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना तो इसमें आप लोग को सही करने का चांस अपने खुद से बना सकते हैं। देखिए, जो घास का मैदान होगा उसमें निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये अपने आप में एक क्या कहता है, आप लोग सोच सकते हैं, इसको सही जवाब भी बना सकते हैं कि अगर जलवायु सही रहेगा तब ना उसका घास का मैदान सही ढंग से बनेगा निर्माण में। ठीक है, प्रेरिज में है तो ये थोड़ा प्रेरिज जो होता है ये वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है। और जबकि क्या होता है, जो वेल्स होता है ये सर्दियों के महीने में क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। और वेल्स जब सूखा पड़ जाता है वेल्स, तो इसका वनस्पति भी आवरण क्या है, विरल है। अगर सूखा पड़ेगा तो उसका आवरण भी, वनस्पति आवरण भी विरल ही रहेगा ना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 हो गया, 42 का 2 वाला, 2 ए बी सी। अब 43 का देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन हु कुड बिकम ए मेंबर ऑफ ए सभा। ए में कि द ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। बी में कि दे शुड बी बिटवीन 25 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज। और सी में कि दे शुड हैव देयर ओन हाउसेज। और डी में कि दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास। फर्स्ट में कि ऑप्शन ए सी डी, सेकंड में कि ओनली ए,
थर्ड में कि ए बी और ए डी। तो उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है? तो ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, और बी में कि उनकी उम्र 25 से 70 के बीच होनी चाहिए, और सी में कि उनके पास अपना घर होना चाहिए, और डी में उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है केवल ए सी डी, या फिर ओनली ए, केवल ए, और इसमें ए और बी छूट गया है, और फोर्थ में कि ओनली ए डी। तो इसमें 43 नंबर का कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। ठीक है, 43 का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। क्या बता रहा है कि जो ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, और उनका जो उनके पास क्या होना चाहिए? घर होना चाहिए, और उन्हें वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए। ये क्या होंगे? उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य हो सकता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे 44 नंबर का क्वेश्चन। 44 डैश refers to a situation where a person does not have resources and opportunities that are available to other persons। कि डिस्पोसेशन ऑप्शन में है, डिस्पोसेशन, हैरेकी, डाइवर्सिफिकेशन, और फोर्थ में इनइक्वलिटी। और डैश एक स्थिति संदर्भ का देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है। तो बेदखली, सोपानिकी, विविधीकरण, या फिर असमानता। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा 44 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ओके, 4 इनइक्वलिटी। ठीक है, इनइक्वलिटी, ओके, असमानता। अब हम लोग देखेंगे 45 का क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डिस्क्रिप्शन, ए में कि सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ फार्मर्स ऑन फैमिली। बी में कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रेवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, और सी में कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन और पीपल एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में कि ऑल ए बी एंड सी, सेकंड में कि ए एंड बी, और थर्ड में कि बी एंड सी, और फोर्थ में कि ए एंड सी। तो निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित हैं? कृषि पद्धति वर्णन, निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, और बी में कि गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होता है, और सी में कि स्थानांतरित कृषि व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इसमें सही विकल्प का चुनाव कीजिए। फर्स्ट में कि ए बी सी सभी, सेकंड में कि ए बी, तथा थर्ड में कि बी सी, और फोर्थ में ए सी। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो 45 का कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। ओके, 45 का ऑप्शन नंबर 2 वाला सही होगा, ए तथा बी। तो निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है, और बी में कि गहन क्या है? गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में प्रचलित होता है। ठीक है, रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड आर एंड चूज द करेक्ट एंड क्या है? ए एंड आर चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ए में कि राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ए रिफॉर्म एसोसिएशन नॉन एज द ब्रह्म सभा इन कलकत्ता, और आर में कि ही फेल्ट दैट चेंज वेयर नेसेसरी इन सोसाइटी एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विथ। ऑप्शन में है कि फर्स्ट बोथ ए एंड आर फॉल्स, सेकंड में कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, थर्ड में कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और फोर्थ में कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो दिए गए कथनों में ए और आर को पढ़े और उपयुक्त विकल्प चुने। ए में है कि राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, और आर में है कि वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो फर्स्ट में कि ए और आर दोनों गलत है, और सेकंड में कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, और थर्ड में कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता, और फोर्थ में कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा?
46 नंबर का कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो 46 नंबर का ऑप्शन 2 सही होगा कि राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। ये बात सही है। वो मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और न्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही है। अब देखेंगे मैच द फॉलोइंग एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ए में कि गृहपतिस, इसका ऑप्शन दिया क्या है? मैच के लिए दिया गया है कि लैंडलेस लेबर्स, और बी का है कि श्रेणीस, यानी इसका ऑप्शन क्या कहते हैं मैचिंग के लिए है इंडिपेंडेंट फार्मर्स। सी का है आदिमाई, और थर्ड में है कि कोस्टल सेटलमेंट, और डी में है कि अरिका मेडू, इसका दिया है करप्ट पर्सन। तो ऑप्शन में है फर्स्ट का ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। सेकंड में कि ए का 4, बी का 1, सी का 2, सी का 3, डी का 2। थर्ड में कि ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। एक फोर्थ में कि ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? 47 नंबर का कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो जो गृहपति होता है ना, ये क्या होता था? स्वतंत्र कृषक होता था। जो श्रेणी है वो क्या होता है? शिल्पकार होता है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, देखिए इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप लोग ट्रिक से जवाब देना चाहेंगे ना, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, गृहपति है स्वतंत्र कृषक, यानी ए का 2 एक में ही दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। अगर आप लोग इसे भी बनाएंगे तो बन जाएगा। 47 का फर्स्ट वाला सही है ना, यानी आदिमाई हो गया आपका भूमिहीन मजदूर, और अरिका मेडू हो गया आपका तटी निवास। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है। अब हम लोग देखेंगे 48 नंबर का क्वेश्चन। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग डेज। फर्स्ट में कि 5 अगस्त, सेकंड में 5 मई, और 5 जून, और फोर्थ में है 5 जुलाई। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 अगस्त, 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग को सबको पता होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, ठीक है, 5 जून। अब आप लोग देखेंगे 49 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। ए में कि देश आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, बी में कि देश आर ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनीज, और सी में कि देश आर ओन्ड बाय कम्युनिटीज। और इसमें ऑप्शन है कि ओनली ए एंड सी, और सेकंड में कि ओनली ए एंड बी, और ओनली बी, और ओनली बी एंड सी। तो साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है? ए में है कि इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, बी में इन पर निजी संपत्तियों का स्वामित्व होता है, सी में क्या होता है? इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। तो इसमें देखिए जो साझी संपत्ति है ना, तो ये क्या होता है? साझी संपत्ति जो है ये क्या हो गया? तो इसमें क्या होता है? इन पर क्या होता है? एक सरकार का भी स्वामित्व होता है, और इन पर समुदायों का भी स्वामित्व होता है। तो सरकार प्लस समुदाय, तो क्या हो गया? इस साझी संपत्ति। तो ए और सी। ओके, 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। ए और सी ऑप्शन सही होगा। अब 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मैप्स कैन बी बेस्ट यूज्ड फॉर डैश। तो फर्स्ट में मार्किंग प्लेसेस वेयर पीपल हैव लिव्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन हिस्ट्री। सेकंड में कि अरेंजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन हिस्ट्री। और थर्ड में कि एलाबोरेटिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री। फोर्थ में कि स्टेटिंग lives of people living in different times in a logical sequence। मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए होता है? तो इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु, या फिर इतिहास में क्रमबद्ध करने हेतु, या फिर इतिहास में सबसे जरूरी घटना को विस्तृत करने हेतु, या फिर अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन का तर्कसंगत तरीकों से पढ़ने हेतु। इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो देखिए जो मानचित्र है ना,
तो ये इतिहास में अलग अलग समय में जो स्थान है उसी को न दर्शाएगा, स्थानों को चिन्हित करने हेतु मानचित्र का इस्तेमाल होता था ना। अब 51 का क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन द लेट 18th एंड early 19th century colonized India. ए में कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड टू कम्पीट विथ ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इन द एरोप्लेन, क्या है यूरोपियन था ना, एंड अमेरिकन मार्केट्स। और बी में कि ब्रिटिश मार्केट वाज now available for Indian textiles, और सी में कि exporting textile good to क्या है goods to England and England become increasingly difficult। और डी में कि Bengal weavers were worst hit as English and European ठीक है European companies stopped buying Indian textile। तो फर्स्ट में कि सी एंड डी ओनली, सेकंड में कि ए सी एंड डी ओनली, थर्ड में कि बी सी एंड डी ओनली, फोर्थ में कि ए एंड बी ओनली। तो 18वीं सदी अंत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा के उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। फर्स्ट में कि ए में कि भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, और बी में कि भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध हैं, या फिर सी कपड़े की वस्तु को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन था, और बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा 51 का? ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। तो भारतीय कपड़ा क्या था उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योग से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, एक का सही है। और सी में कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन था, तो ये वाला बात भी सही था। और डी में जो है ना बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। तो ए सी डी ये तीनों सही है। अब हम लोग देखेंगे 52 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए में कि द पेरियास आर ऑल्सो नोन एज द ग्रेनेरियस ऑफ द वर्ल्ड। आर में कि साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सिविलाइजेशन and use of tractors, harvesters and combines has made South Africa a surplus food producer। ऑप्शन में है कि both A and R false, to में कि both A and R true and R is the correct explanation of A। थर्ड में कि both A and R true but R is not the correct explanation of A। फोर्थ में कि A is true but R is false। निम्नलिखित कथनों A तथा R पर विचार करना है तथा सही विकल्प का चयन करना है। पेरिज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, क्या है अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, और खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को क्या किया है अधिक शेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया है। तो 52 का कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, इसमें ए सही है किंतु आर गलत है, ये वाला गलत है और ये वाला सही है। और 53 का देखेंगे कि पूछ रहा है क्वेश्चन, डाइवर्सिटी कम विथ समथिंग न्यू एंड डिफरेंट ड्यू टू डैश हेमोजेनियस पॉपुलेशन। सेकंड में कि क्या है इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, और थर्ड में कि जेनेटिक कंपोजिशन, और फोर्थ में कि सिमिलरिटीज एंड आइडेंटिकल ट्रेड्स। विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। फर्स्ट में सजातीय जनसंख्या के कारण, संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, थर्ड में कि आनुवंशिक रचना के कारण, और फोर्थ में है समानता और समान लक्षणों के कारण। तो देखिए आप स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है उसमें अलग अलग व्यंजन लाते हैं, अलग अलग व्यंजन पर करके टिफिन लाते हैं। फिर क्या होता है अलग अलग कल्चर के डांस करने वाले होते हैं, तो फिर अलग अलग कपड़े पहनने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से विविधता क्या होता है संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण अलग लेकर आती है। ठीक है 53 नंबर का ऑप्शन वाला कौन सा हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे 54 का कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेशन एंड इन गवर्नमेंट जॉब्स वाज ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2। तो क्या है कंपेंसेट फॉर लो ग्रेड्स एंड मार्क्स स्कोर्ड इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस बिकॉज ऑफ विच पीपल वेर नॉट एबल टू कंप्लीट। बी में कि compensate for years of historical suppression and educational deprivation। सी में है कि फीस
appease people for political support and rally as vote banks. तो फर्स्ट में कि बोथ बी एंड सी, सेकंड में कि ओनली ए, थर्ड में कि ओनली बी और फोर्थ में कि बोथ ए एंड सी। तो भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। तो ए में कि निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे। बी में कि वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचितता की क्षतिपूर्ति हेतु और सी में कि वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन तथा रैली के लिए तुष्ट करने हेतु। तो फर्स्ट में कि बी और सी, और सेकंड में केवल ए, थर्ड में कि केवल बी और फोर्थ में ए और सी। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो 54 का थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, केवल बी। वर्षों के ऐतिहासिक दमन और शैक्षणिक वंचितता के क्षतिपूर्ति हेतु क्या होता है, जो रिजर्वेशन है इसको संविधान में द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में दिया जाता है ना, आरक्षण, यानी वर्षों के ऐतिहासिक दमन और शैक्षणिक वंचितता के क्षतिपूर्ति हेतु जिसको दबाया गया है उसके लिए विशेष आरक्षण दिया गया है। 55 नंबर का रीड द स्टेटमेंट्स A and R considering the art forms in colonial India. Assassin में कि colonial rule introduced several new art forms, style and techniques. Region में कि these were creatively adapted by Indian artists for local patrons and markets. So choose the correct option. Both A and R false. Both A and R true and R is the correct explanation of A. Third में कि both A and R true but R is not the correct explanation of A. Fourth में कि A is true but R is false. तो औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में कथन ए तथा आर को पढ़ना है। अभिकथन में कि औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों तथा क्या है तकनीकों का सूत्रपात हुआ। कारण आर में कि नए भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। और इसका सही विकल्प है ए और आर दोनों गलत है, या फिर ए और आर दोनों सही है, या फिर ए की आर सही व्याख्या करता है। थर्ड में कि ए और आर दोनों सही है, या ए की आर सही व्याख्या नहीं है। तो फोर्थ में ए सही है लेकिन आर गलत है। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? फिफ्टी 55 का ऑप्शन नंबर 2 वाला सही होगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या है, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूप, शैलियां, तकनीकों का सूत्रपात हुआ था, ये बात सही है। और इन्होंने क्या किया, भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों को और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 56 नंबर का कि नियोलिथिक साइट्स आर डिफरेंट देन पैलियोलिथिक साइट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट में कि मोर्टर्स and pestles were used for grinding grains. Second में कि pots were used for cooking food. Third में कि cloth was woven using different kinds of material. और fourth में कि use of stone tools began. फर्स्ट में कि 1, 2 and 4 only. सेकेंड में कि 1 and 2 only. थर्ड में कि 1, 2 and 3 only. और फोर्थ में कि 1 and 4 only. निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है? फर्स्ट में कि ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। सेकंड में कि बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। और थर्ड में कि विभिन्न प्रकार की चीजों से कपड़े बुने जाते हैं। और फोर्थ में कि पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया है। और सही विकल्प क्या है उसको चुनना है। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? 56 नंबर का, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा ना, 1, 2, 3। यानी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था नवपाषाण युग में। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। और फिर विभिन्न प्रकार की चीजों से कपड़े बुने जाते थे नवपाषाण युग में। ठीक है, नियोलिथिक नियोलिथिक साइट्स में। अब हम लोग देखेंगे 57 का रीड द गिवन assertion and रीजन स्टेटमेंट्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। assertion में कि बाय द लेट 19th century द करप्ट ऑफ आयरन सम क्या है स्मेल्टिंग डिक्लाइंड एंड इन मोस्ट विलेज furnaces fell into disuse. Reason में कि the iron smelters had to pay a very high tax to the forest department that reduced their income. तो both
इसमें ऑप्शन में है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, सेकंड में कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, थर्ड में कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, फोर्थ में कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो दिए गए अभिकथन में कि ए एवं कारण आर को पढ़ना है और उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो अभिकथन में कि 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश भट्टियां अपने उपयुक्त हो गई, और कारण में कि लोहा प्रगालक को जंगल विभाग को एक उच्च दर कर का क्या है भुगतान करना पड़ता था, जिसने उनकी आय कम कर दी। इसमें फर्स्ट में कि ए और आर दोनों गलत है, सेकंड में ए और आर दोनों सही हैं और एक ही आर सही व्याख्या करता है, थर्ड में कि ए और आर दोनों सही हैं और एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता, फोर्थ में कि ये सही है लेकिन आर गलत है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? 57 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ए और आर दोनों सही है तथा एक ही आर सही व्याख्या करता है। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश भट्टियां क्या हो गया, अनुपयोगित हो गई, और जो लोहा प्रगालक है उसको जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, और इससे क्या हुआ, उनकी आय कम कर दी गई, कम कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों सही है और एक दूसरे से रिलेटेड भी है। 57 का क्या था, सेकंड वाला ऑप्शन, और 58 का देखेंगे अब हम लोग। 58 का आंसर क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स। तो ए में कि वार्ड मेंबर्स, सीक्रेट, इसमें टाइपिंग मिस्टेक, बी में कि पंचायत प्रेसिडेंट, और सी में कि सेक्रेटरी, और डी में क्या, वार्ड काउंसिलर। तो फर्स्ट में कि ए बी डी ओनली, और सेकंड में ए बी बी ओनली, और फोर्थ में थ्री में कि ए एंड डी ओनली, और इसमें फोर्थ में कि ए बी एंड सी। तो वार्ड पंच, सरपंच, सचिव या वार्ड पार्षद। तो स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य कौन होता है? तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? वार्ड पंच ना। 58 का फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, वार्ड पंच हो जाएगा। 58 नंबर का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वार्ड पंच, सरपंच, फिर सचिव, सॉरी क्या हो गया, ए बी और डी। सचिव तो बड़े स्तर का हो गया। स्थानीय शासन के लिए वार्ड पंच, सरपंच और क्या है, वार्ड पार्षद, ए बी डी ओनली। ओके, अब 59 का देखेंगे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स गांधी जी आस्क्ड द क्या है, आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व ए डे ऑफ नॉन वायलेंट ऑपोसाइट्स, क्या है, ऑपोजिशन टू द रोल्ट एक्ट। फर्स्ट में कि 6 दिसंबर 1919, सेकंड में 6 अप्रैल 1919, थर्ड में कि 13 अप्रैल 1919, और फोर्थ में कि 15 दिसंबर 1919। गांधी जी में निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रोल्ट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था? 6 दिसंबर 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को, या फिर 13 अप्रैल 1919 को, या फिर 15 दिसंबर 1919 को? कब? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा? 59 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 59 का सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, 59 का सेकंड वाला। ओके, अब 60 का, व्हेन इट इज 1 PM at Greenwich, what time will it be 60 डिग्री वेस्ट एंड 60 डिग्री होता, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, ईस्ट रिस्पेक्टिवली। तो 9 PM एंड 5 AM, 2 में कि 5 PM एंड 9 AM, थर्ड में कि 9 AM एंड 5 PM, फोर्थ में 5 AM एंड 9 PM। इस ठीक इसी प्रकार से ये भी है। तो ग्रीनविच पर एक अपराह्न का समय तब होगा जब क्या, जब ग्रीनविच के 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा? इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 60 का थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 9 पूर्वाह्न और 5 अपराह्न। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आपका जिम्मेदारी है, आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते ना तो आप ये जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए फायदे के लिए होगा। ठीक।
ये वाला। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।